राखी बेचने वाले गरीब भाई बहन। लोकनायक गांव में संगीता और राजेश्वर नाम का एक दंपति रहता था। उनके 2 बच्चे थे, 12 बरस की राधिका और 8 साल का गोपी। गांव के स्कूल में ही पढ़ा करते थे। जून और जेठ के खात्मे के साथ मॉनसून का महीना दस्तक देता है। सुनिए जी, होली से लेकर बैसाखी भी बीत चुका है। अब इस मानसून में क्या बनाएंगे? राधिका और गोपी ओसारे में बैठकर राखी का प्रस्ताव याद कर रहे थे। इस पर राजेश्वर कहता है, अरे भगवान, सावन का सुनहरा अवसर गांव घर में पधार चुका है। जैसे हम दोनों दंपति दिवाली पर दिए, होली पर रंग बनाते हैं, इस सावन में पड़ने वाली रक्षाबंधन के त्योहार की खातिर हम राखी बनाकर बेचने का काम करेंगे। फिर आप आज ही जाकर राखी बनाने के खातिर रंग बिरंगे चमकीले धागे और सुंदर पट्टियां ले आओ। राखी में ज्यादा वक्त नहीं बचा। राजेश्वर झोला उठाकर राखी बनाने का सामान खरीदने बाजार निकल पड़ता है, मगर लौटते वक्त बाजार के बीच चौराहे पर एक क्रेन उसके पैरों को कुचल कर चल देती है। आस पड़ोस के लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। कुछ पल बाद राधिका बच्चों समेत अस्पताल पहुंचती है। अजी, ये क्या हो गया आपको? अरे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा संगीता। जब होश आया तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अरे मेरे पैर नहीं रहे संगीता। कुछ दिन के अंतराल के बाद संगीता राजेश्वर के संग घर लौटती है। उसी शाम राजेश्वर का बड़ा भाई दिनेश अपनी पत्नी संग वहां आकर कहता है, अरे ये क्या पहाड़ टूट पड़ा मेरे भाई पर। फिर सांची दिनेश के कान में फुसफुसाते हुए कहती है, रिंकिया के बाबा, ईवे जमे का इरादा बाका। अरे खर्चा का घर है, यहाँ रुकना। कोनो भी बहाना बना के आपन डगर धरे के सोचो। अच्छा संगीता, हम चलत हैं। भाई साहब, कुछ पैसे हो तो देते जाइए। एक बार ये संभल जाए तो काम धाम करके लौटा दूंगी। अरे रे रे रे, कैसन बतियावत हो। हम तो खुद बनिया से बाकी दाना पानी लावत हैं। पैसे खर्चने के डर से दिनेश बहानेबाजी करके अपना पल्ला झाड़कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। आधी रात संगीता दरवाजे पर बैठी कहती है, आज का गुजारा तो जैसे तैसे हो गया, मगर कल बनाने खातिर एक भी दाना नहीं। क्या करूं? तभी उसके दोनों बच्चे उसकी सिसकियां सुनकर उसके पास आते हैं। अरे बच्ची, तुम सोए नहीं? इतनी रात हो गई है। माँ, आप पिताजी को लेकर परेशान है ना? हाँ मेरे बच्चों, उनके खाने और दवाई का खर्चा कैसे चलेगा? घर में एक पैसा नहीं बचा। माँ, पिताजी जो राखी बनाने का सामान लाए हैं, उसे आप मुझे राखी बनाना सिखा दीजिए। मैं और गोपी राखी बनाकर बेचेंगे। इससे घर का दाना पानी चल पाएगा। दोनों बच्चे आधी रात संगीता के साथ बैठकर राखियां बनाना सीखते हैं। राखियां बनाते बनाते सवेरा होने को आ जाता है। वह आंखें मीचकर भूखे प्यासे उन राखियों को लेकर बेचने निकल पड़ते हैं। सुंदर सुंदर रंग बिरंगी राखियां ले लो, चमकीली पीली राखियां ले लो। राधिका की राखियां बेचने की बोली को सुनकर गांव में रहने वाला बबलू उसे रोककर कहता है, अरे ललिया, तनिक यहाँ तो आओ। अरे कौन रंग के राखी है तुम भाई बहन के पास? हाँ, हर एक रंग की राखियां हैं। आपको कौन सी दिखाओ? ये धागे वाली या रेशम वाली बड़ी गुंबद की राखी? हमका तो मालूम नहीं है कि हमारी धनिया को कौन सी राखी रास आई है। वैसन तुम आपन भाई के बांधे के खातिर कौन सी राखी खरीदती? दोनों भाई बहन मुस्कुराते हुए एक ही राखी पर हाथ धरते हैं। अरे वाह, बड़ा याराना लगते हैं तू भाई बहन के बीच। पिछले 8 साल से मैं अपने भाई को यही बड़े फूल वाली राखी बांधती आ रही हूँ। ठीक बा, ई वाली राखी 11 ठो दे दो। उ का है ना कि हमने जोड़ू के 11 भाई हैं। राधिका और गोपी पहली ही बार में 11 राखियां बेचकर बोनी करते हैं और आधे दिन में ही उनकी सारी राखियां बिक जाती हैं। वो घर लौट आते हैं। माँ देखो, सारी राखियां बेचकर हम दोनों भाई बहन ने इतने पैसे बटोरे हैं। राधिका दीदी, माँ तो पिताजी की देखभाल में लगी हुई हैं। अब आज से राखी के दिन तक आप घर पर राखियां बनाना और मैं उन राखियों को गांव बाजार में ले जाकर बेचा करूंगा। हाँ गोपी, तुम एकदम सही कह रहे हो। इससे हमारी राखियां बेचने का काम आधा आधा बढ़ जाएगा। राधिका सांझ को बाजार जाकर और भी राखियां बनाने का सामान खरीद लाती है और कहती है, ये बिजली की रोशनी पिताजी की आंखों में चुभेगी। फिर मेरे साथ साथ माँ, बाबूजी और गोपी की भी रात काली हो जाएगी। मुझे कुछ और करना होगा।
वो राखियों का सामान लेकर घर की दीवट पर बैठकर गांव के मैदान को जगमग कर रही रोशनी में आंखें गड़ाए अनेकों तरह की रंग बिरंगी राखियां बनाकर देर सवेर सो जाती है। कुछ देर बाद, दीदी उठ जाओ। राधिका दीदी, अरे राखियां बन गईं। हाँ गोपी, इस बार मैंने और कई तरह के आकार और डिजाइन की रंग बिरंगी राखियां बनाई हैं। दीदी, अब मैं इन राखियों को बेचने बाजार जाता हूँ। 8 साल का गोपी उन राखियों को लेकर बाजार में बेचने पहुंच जाता है। अरे ऐसे तो किसी की भी नजर मेरी राखियों पर पड़ेगी ही नहीं, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। गोपी की नजर एक ठेले पर पड़ी बोरी पर जाती है। वह उसे झाड़कर उस पर अपनी सारी राखियां सजाकर कहता है, सुंदर सुंदर राखियां, अरे आओ आओ बहनों और सजाओ इन राखियों से भाई की कलाइयां। अचानक एक दुकानदार, जिसकी दुकान पर सैकड़ों राखियां लगी हुई थी, वो गोपी के पास आकर कहता है, अरे ओ बच्चे, कैसे बेच रहा है ये राखियां? इन सभी राखियों का दाम राखियों के बेहतरीन काम के अनुसार अलग अलग है। कहाँ से खरीद कर लाया है इतनी अलबेली सुंदर राखियां? ये राखियां मेरी दीदी ने बनाई हैं। मुझे तुम्हारी सारी राखियां चाहिए, बोलो क्या दाम लगाओगे अपनी बहन की बनाई इन राखियों की? गोपी अपने उंगलियों के अंदाज से जोड़ भाग करके कहता है, कुल मिलाकर सारी राखियां 2100 की पड़ेंगी। राखी का व्यापारी झट से गोपी को नकद पैसे पकड़ाकर उन राखी को अपने दुकान पर लाता है, जिसे उन राखियों को बेचकर उसे बेहतर कमाई हाथ लगती है। माँ, दीदी, अरे देखो, आज मैंने पूरे 2100 की राखियां बेची हैं। पता है माँ, एक बड़े दुकानदार ने दीदी की बनाई सारी राखियां खरीद ली और दीदी की राखियों की खूब सराहना भी की है। अरे वाह बच्चों, ये तो तुम दोनों का बड़प्पन है। आज तुम्हारे बल बुद्धि से ही ये घर चल पा रहा है। गोपी, अब एक एक दिन घटता ही जा रहा है। राखी का त्योहार आने में केवल 2 दिन और बचे हैं। हमें इन 2 दिनों में बेहतर से बेहतर कमाई करनी होगी। अरे दीदी, आपने वो कहावत नहीं सुनी, एक से भले 2। हमारी राखियों की बिक्री कल और ज्यादा होगी। दोनों बारीक डिजाइन की अनेकों सुंदर राखियां बनाकर उन्हें बेचने घर से निकल पड़ते हैं। गोपी, हम दोनों भाई बहनों को 2 भागों में बांटना होगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा राखियों को बेच सके। मैं दूसरे गांव की ओर जा रही हूँ, तुम बाजार की ओर जाओ। नन्हे भाई बहन मौसम की मार को झेलकर सारा दिन घुमक्कड़ की भांति चीख चिल्लाकर राखियां बेचते हैं और शाम को घर लौट आते हैं। अगले दिन भी वह इसी तौर तरीके को आजमाते हैं। 2 दिन बाद, इन 2 दिनों के भीतर मैंने 5000 की राखियां बेची हैं। दीदी, आपके भाई ने पिछले 1 सप्ताह के भीतर राखियां बेचने में 25,000 का आंकड़ा आसानी से पार कर दिया। दोनों भाई बहन राखियां बेचकर कमाए हुए रकम को अपनी माँ के हाथों सौंप देते हैं। उस रात राधिका फिर राखी बनाती है। तभी संगीता टोकते हुए कहती है, राधिका बिटिया, अब ये एक और राखी किसके लिए? सभी औरतों ने तो आज ही बाजार में राखियां खरीद ली होंगी। माँ, ये आखिरी एक राखी मेरे प्यारे से राजा भैया के खातिर बना रही हूँ, जो मैं उसकी कलाई पर कल बांधूंगी। अगली सुबह गांव के हर एक घरों में रक्षाबंधन की चहल पहल मची हुई थी। कहीं राखी के गीत तो कहीं बहनों की गूंज सुनाई पड़ रही थी। गोपी, हाथ आगे बढ़ाओ। अरे वाह दीदी, ये राखी तो सबसे सुंदर है। सबसे सुंदर तो राखी का ये त्योहार है, जो भाई बहन को इस रेशम के धागे से जोड़ता है। इस तरह राखी बेचने वाले दोनों भाई बहन बड़े ही प्यार से राखी का त्योहार मनाते हैं। कचौड़ी बेचने वाली सास बहू की सफलता। श्यामली गांव में रहने वाली कंचन और फूलवती सास बहू की जोड़ी घरेलू तौर पर कचौड़ियां बनाकर बेचा करती थी। अरे वाह बहू, तेरे हाथों की तली सारी कचौड़ियाँ कैसे गुब्बारे के जैसे फूल रही है। माँ जी, कचौड़ियाँ जितनी अच्छी बनेंगी बिक्री उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और साथ ही बढ़ेगा कचौड़ियों का उत्पादन। ले बहू, मैंने आलू काट धोकर रख दिए हैं, भंडारा आलू तैयार कर दे। कंचन कचौड़ियाँ तलने के बाद सब्जी तैयार करती है। दोपहर होने को आ गई है, अब तक कोई भी कचौड़ी खाने नहीं आया। अरे बहू, अपने गांव के भीतर गिने चुने संख्या में तो लोग हैं, हो सकता है देरी में आए। कुछ देर बाद, अब फूलवती भौजाई, अरे कहाँ हो? अरे एक साथ कहाँ ओझल हो गई सास बहू की टोली? शंभू चाचा, आप? बहुरिया, जरा जल्दी से 4 कचौड़ियाँ और 1 कटोरी चटपटी भंडारा आलू की सब्जी दे दे। क्यों शंभू, सवेरे से कहाँ लापता थे? अरे पूछो मत भौजाई,
सवेरे से खेत की बनिहारी में लगा पड़ा था। अब वो तो गनीमत है कि इस गांव में तुम दोनों सास बहू ने घर में ही कचौड़ी बेचने का धंधा खोला हुआ है, वरना हम जैसे बिना लुगाई वाले लोग धूप से जलकर मरकर चूल्हा झोंकते हैं। वो सास बहू अपनी कचौड़ियों के कारोबार से खुशहाल थीं। बहू, कितना भला है ना कि हम घर की देखरेख के साथ इन कचौड़ियों से कुछ पैसे भी कमा लेते हैं। सो तो है माँ जी, हम थोड़े में भी खुश हैं। कचौड़ियाँ बेचकर दोनों सास बहू इतना जोड़ लेती थीं, जिससे घर का गुजर बसर साधारण तौर पर चल सके। मगर एक सवेरे काला पोश पहने हुए एक व्यक्ति उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। सुनिए सुनिए जरा, रूपम चौधरी या उनकी पत्नी को बुला दीजिए। कहो बाबू साहब, मैं ही उनकी धर्मपत्नी हूँ। जी, क्या हम बैठकर बातें कर सकते हैं? कहिए साहब, कैसे आना हुआ? दरअसल मैं कोर्ट की तरफ से आपको कुछ विशेष जानकारियां देने आया हूँ। आपके पति रूपम चौधरी और उनके सुपुत्र जगदीश चौधरी ने कुछ समय पहले ये घर गिरवी रखकर भारी मात्रा में कर्जा लिया था और उन्होंने समय से पैसा चुकता नहीं किया। इसलिए जिस व्यक्ति ने उन्हें पैसे दिए थे, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है और यह मुद्दा अब उच्च न्यायालय तक पेश हो चुका है। इसलिए यह घर पूरी तौर पर न्यायालय के जब्तीकरण में होगा। ये सुनकर सास बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उनकी आंखों में आंसू डबडबा पड़ते हैं। देखिए वकील साहब, आपके नजरिए से ये घर ईंट पत्थर का है, मगर हमारी लाखों याद इस घर से जुड़ी हुई है। देखिए, मैं एक वकील हूँ, इसलिए कानूनी तौर पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आपको ये घर खाली करना होगा। मगर वकील साहब, उससे पहले हमें कोर्ट की तरफ से कुछ मोहलत तो मिलेगी। आपके पास सिर्फ 3 महीने का समय है। उसके बाद कोर्ट के द्वारा सरकार इस घर पर अपना दावा करेगी। उसकी नौबत नहीं आएगी। उस वकील के जाने के बाद फूलवती कहती है, बहू, इतने कम मोहलत में हम घर को कैसे छुड़ा पाएंगे? इतनी बड़ी रकम कैसे और कहां से अदा करेंगे? माँ जी, विश्वास से भरी औरत चाहे तो अपने बुलंद हौसले से पर्वत भी हिला सकती है। अब हमें घर की दहलीज से बाहर कदम रखना होगा और अपने कचौड़ियों के कारोबार को सिर्फ इस गांव के सीमा में रहकर ही नहीं, बल्कि प्रत्येक गांव हॉल्ट तक छाना होगा। दोनों सारी जमा पूंजी की जोड़ती करने लगती हैं। बहू, पाई पाई जोड़कर भी कचौड़ी के कारोबार के खातिर कम है। माँ जी, हाल फिलहाल के खातिर एक पुराना ठेला और एक स्टोव खरीद लेते हैं। बाकी हांडी, बर्तन इत्यादि तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। दोनों सास बहू सूर्योदय से पहले जागकर सारा इंतजाम करती हैं। माँ अन्नपूर्णा, आज आपका नाम लेकर हम सास बहू अपनी कचौड़ियों के कारोबार की शुरुआत करने जा रहे हैं। माँ, हमें सफलता देना। दोनों गांव देहात घूमती हुई कचौड़ियां बेचने की खातिर ऊंचे स्वर में आवाज लगाती हैं। कचौड़ियाँ खा लो, गर्मा गर्म फूली फूली स्वादिष्ट कचौड़ी खा लो। ऐसे तो कोई आ ही नहीं रहा। ग्राहक अक्सर वहीं जमावाड़ा लगाते हैं जहां उन्हें कुछ मुफ्त मिले। पेश है गर्मा गर्म कचौड़ी के साथ तीखी चटपटी आलू भंडारा सब्जी, एकदम मुफ्त। खुशबू से मात कर कुछ लोग उनके ठेले के पास आते हैं। अरे ओ ठेले वाले, जरा चखाना तो अपनी कचौड़ियाँ। कंचन झटपट हाथ चलाकर उस युवक को कचौड़ी और सब्जी परोस देती है। अरे वाह भाई, तुम्हारी इन कचौड़ियों का स्वाद तो लाजवाब है। हाँ, मुंह से छूट ही नहीं रहा बिल्कुल भी। फिर जैसे ही शाम होने को आती है, दोनों सास बहू ठेले को बढ़ाने लगती हैं। माँ जी, हमें जल्दी से अपनी कचौड़ी के ठेले को लेकर बाजार में पहुँचना होगा, क्योंकि शाम की बेला में गांव देहात के लोग बाजार में खाने निकलते हैं। वो बाजार के एक खाली नुक्कड़ पर खड़ी हो जाती हैं। तभी सास बहू की कचौड़ी की खुशबू से लुभाते हुए लोग मानो उनके ठेले पर जमा हो जाते हैं। अरे ओ काकी, जल्दी से हमका ही कचौड़ी चखा दो। राबड़ी गपागप अनेकों कचौड़ी को खाने लगती है। वाह, क्या स्वादिष्ट कचौड़ियाँ हैं, और ये भंडारा आलू तो इन कचौड़ी के शान में एकदम मेल खा रहा है। पहले ही दिन सास बहू की कचौड़ियों की लूटपाट मच जाती है। भरोसा ही नहीं हो रहा कि पहले दिन के भीतर ही सारी कचौड़ी बिक जाएंगी और हमें इतनी कमाई होगी। कल से हमें अपनी कचौड़ी का उत्पादन दुगना करना होगा बहू। अगली भोर दोबारा से वो कचौड़ी तैयार करके उन्हें बेचने निकल पड़ती हैं। अब किस्मत उनका भरसक साथ देती है।
जिससे उनकी कचौड़ी का ठेला धावक की तरह दौड़ पड़ा था। 1 महीने बाद दिन रात कचौड़ियां बेचकर भी अभी तक सिर्फ इतने ही पैसे जोड़ पाए हैं। बहू, ये तो फिरौती की आधी रकम भी नहीं है, हमको कुछ बड़ा करना होगा। माँ जी, एक तरकीब है जिससे कि हम आने वाले 2 महीनों में कोर्ट के पैसे चुका सकते हैं। हमें अपनी कचौड़ियों की श्रेणी में कुछ और जोड़ना होगा। जैसे कि बहू? माँ जी सोचिए, जब हम सादी कचौड़ी और सब्जी बेचकर इतना पैसा कमा सकते हैं, तो अगर हम अपनी कचौड़ी के ठेले में राज कचौड़ी, दही कचौड़ी, दाल कचौड़ी, मोठ कचौड़ी भी शामिल कर लें तो? वैसे ये सारी कचौरियां बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दोनों सास बहू भिन्न भिन्न प्रकार की कचौड़ी बनाकर बाजार में आती हैं। भाई और बंधुओं, पेश है सास बहू की गरम ठंडी कचौड़ी का तड़का, जिसमें शामिल है राज कचौड़ी, मोठ कचौड़ी, दही कचौड़ी मात्र 10 रुपए में। अरे वाह, आज तो तुम्हारे ठेले पर दर्जनों कचौड़ियों की वैरायटी है, सभी में से चखा दो। अरे मुझे जल्दी से 1 प्लेट राज कचौड़ी बना कर देना। मुझे ढेर सारी दही कचौड़ी। सास बहू लोगों की फरमाइश पर उन्हें कचौड़ी खिलाने में जुट जाती हैं। जहां उनकी कचौड़ी का ठेला खत्म होता है, वहीं उनके पैसे की पोटली भरती जाती है। अब पूरे बाजार में उनकी बनाई कचौड़ी को भारी मात्रा में पहचान मिलती है। लोग उनकी कचौड़ी की सराहना करते हैं। अरे सचमुच आपकी ये बनाई कचौड़ियां एक से बढ़कर एक हैं। मैं अपने घर के जश्न में आप दोनों सास बहू की कचौड़ी जरूर शामिल करूंगी, क्योंकि इन कचौड़ी के बिना जश्न फीका रह जाएगा। सास बहू की कचौड़ी को लोगों के द्वारा पूर्ण प्रोत्साहन के साथ शादी पार्टियों के ऑर्डर मिलने लगते हैं, जिससे उनकी कमाई शुरुआती दिनों से 2 गुनी 4 गुनी हो जाती है। 2 महीने बाद पैसे का इंतजाम कर लिया। दोनों उसी पल पैसे लेकर अदालत पहुंचती हैं। ये रहे आपके पैसे। आज से आपका हमारे घर पर 1 पैसे का भी अधिकार नहीं। इतनी बड़ी राशि इतने कम वक्त में कैसे की आपने? मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर आप उस दिन नहीं आए होते तो हम सास बहू को अपने हाथों की कलाबाजी की पहचान ही नहीं होती। अपने घर को बचाने के खातिर हमने कचौड़ियां बेची और हम सास बहू को उससे बड़ी सफलता मिली, जिसका श्रेय आपको जाता है। क्योंकि अगर आप हमें उस दिन चिंता देकर नहीं जाते तो आज हम भी उन्हीं 4 दीवारी में रहकर कचौड़ी बेचते रहते। इन सास बहू की सफलता देख वकील हक्का बक्का रह जाता है और सास बहू की कचौड़ी के कारोबार से न सिर्फ उनके पुराने घर का सफर पक्के मकान बल्कि कचौड़ी का ठेला दुकान में बदल जाता है। बरसात में जामुन खाने वाली चुड़ैल। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, चारों तरफ बारिश हो रही है। इस बारिश में तो जामुन खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं जामुन खाऊं कहाँ से? इस जंगल के तो मैंने सारे जामुन खा लिए हैं, अब यहाँ तो कोई भी जामुन नहीं बचा। चुड़ैल अपनी गुफा के बाहर झांक रही होती है। उसकी गुफा के बाहर चारों तरफ बारिश हो रही होती है, जिसके बाद वो बारिश में आसमान में उड़ते हुए जामुन के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। आज तो मैं जामुन खा कर ही रहूंगी, फिर चाहे बारिश ही क्यों ना हो। वैसे बारिश में जामुन खाने का स्वाद भी अलग ही होगा, बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल बारिश में जामुन खाने के लिए निकल पड़ती है। कुछ ही देर में वो जंगलों को पार करके गांव में पहुंच जाती है। गांव में उसे एक जामुन का बगीचा दिखाई देता है, जहां वो पहुंचकर जामुनों को देखने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, कितने सारे जामुन लगे हुए हैं यहाँ तो। अब मैं इन सभी जामुनों को खा जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। चुड़ैल उस बगीचे के जामुन तोड़कर खाने लगती है, जिसके बाद वो खाती खाती आसमान में उड़ने लगती है और आसमान में उड़कर नाचने लगती है। क्या बात है, इस बरसात में जामुन खाकर बहुत मजा आ रहा है। अब मैं जब भी जामुन खाने आऊंगी तो बारिश में ही खाने आऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उस बगीचे के सारे जामुन खा जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। वो बगीचा गांव के मुखिया का होता है। बारिश बंद होने के बाद जैसे ही मुखिया अपने जामुन के बगीचे में पहुंचता है, उसे वहां एक भी जामुन दिखाई नहीं देता, जिसके बाद मुखिया को बहुत गुस्सा आता है और उसे ये लगता है कि उसके सारे जामुन गांव के सभी लोगों ने चुरा लिए। इन गांव वालों की इतनी हिम्मत, इन्होंने मेरे बगीचे में आकर चोरी की, इन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, इन्हें तो मैं सजा देकर ही रहूंगा। ऐसा कहकर मुखिया गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है,
तुम लोगों ने मेरे बगीचे के जामुन खाए हैं, अब मैं तुम सभी के बगीचों के ऊपर कब्जा कर लूंगा। आज से इस गांव में जितने भी बगीचे हैं वो सब मेरे हुए। अगर तुम में से कोई भी इन जामुन के बगीचे के पास भटका तो मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगा। ऐसा कहकर मुखिया गुस्से से अपने घर के लिए निकल जाता है। मुखिया को यह पता नहीं होता कि जामुन खाने वाला गांव के लोग नहीं बल्कि चुड़ैल होती है। जिसके बाद कुछ दिन तक तो गांव में बरसात नहीं आती। कुछ दिनों के बाद जैसे ही बरसात आती है, चुड़ैल फिर से जामुन खाने गांव में पहुंच जाती है। इस बार वो गांव में हरिया के बगीचे में जाकर जामुन खाने लगती है। अरे वाह, क्या बात है! एक तो बारिश और ऊपर से ये रसीले जामुन। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। वाह, मजा ही आ गया। चुड़ैल जामुन खाते खाते फिर से आसमान से उड़ने लगती है। इस बार चुड़ैल को गांव के कई लोग आसमान में नाचते हुए देख लेते हैं। अरे बाप रे बाप, जरा देखो तो सही, ऊपर देखो, ये चुड़ैल जामुन खाते खाते कैसे नाच रही है। अरे हाँ, ये तो एक चुड़ैल है जो जामुन खाते हुए नाच रही है। लेकिन ये चुड़ैल जामुन खाते हुए क्यों नाच रही है? और ये एक चुड़ैल होकर जामुन कैसे खा सकती है? इसका मतलब मुखिया के जामुन के बगीचे के सभी जामुन इस चुड़ैल ने ही खाए हैं। अब तो हमें ये बात मुखिया तक पहुंचानी होगी। गांव के सभी लोग मुखिया के घर पहुंच जाते हैं और उसे चुड़ैल के बारे में बताने लगते हैं। चुड़ैल के बारे में सुनते ही मुखिया कहता है, अरे गांव वालों, तुम ये लोग कैसी बात कर रहे हो? भला एक चुड़ैल जामुन क्यों खाएगी? उसे तो लोगों को खाना अच्छा लगता है। तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप हमारे साथ चलो, हम आपको दिखाते हैं। गांव के सभी लोग मुखिया को बारिश में ले जाकर हरिया के बगीचे के ऊपर उस चुड़ैल को नाचते हुए दिखाते हैं। चुड़ैल देखते ही मुखिया अचंभित रह जाता है, जिसके बाद वो सबसे पहले अपने किए की माफी गांव वालों से मांगता है। देखो गांव वालों, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। बिना सोचे समझे मैंने तुम लोगों पर चोरी का इल्जाम डाल दिया। गांव के सभी लोग उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो कहता है, अब हम लोग इस चुड़ैल का क्या करें? ये तो मजे से हमारे गांव के जामुनों को खा रही है। इसका हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। एक काम करते हैं, किसी तांत्रिक या अघोरी बाबा को बुला लेते हैं। अब वही इस चुड़ैल का इलाज करेंगे। मुखिया उसी समय गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद सभी लोग तांत्रिक बाबा को चुड़ैल के बारे में बताते हैं। अरे वाह, मैंने चुड़ैल को इंसान को खाते हुए तो सुना था, लेकिन जामुन खाते हुए पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन गांव वालों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं चुड़ैल को भगा कर ही रहूंगा। चलो मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर तांत्रिक गांव वालों के साथ उनके गांव में पहुंच जाता है। चुड़ैल बारिश में जामुनों को खा रही होती है। चुड़ैल को अपने वश में करने के लिए तांत्रिक मंत्र का जाप करना शुरू करता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मंत्र जैसे ही चुड़ैलों के कान तक पहुंचते हैं, चुड़ैल आसमान में उड़ते हुए अचानक से जामुन के बगीचे में जाकर गिर जाती है। जिसके बाद तांत्रिक उसके पास जाता है और उससे कहता है, कौन है तू और इस गांव में क्या कर रही है? क्यों इन गांव वालों की जामुनों को खाकर इनकी फसल की बर्बादी कर रही है? कौन हो तुम लोग और मुझे जामुन खाने से क्यों रोक रहे हो? तुम्हें नहीं पता मुझे जामुन कितने पसंद हैं। अगर तुमने मुझे जामुन खाने नहीं दिए तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। क्या कहा? तू हम सबको मारेगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तांत्रिक अपनी शक्तियों से चुड़ैल के ऊपर वार करता है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है और वो तड़पते हुए कहती है, मैं जंगल के पास एक गुफा से आई हूँ। मुझे जामुन बहुत पसंद है। मैं लोगों को मारकर नहीं खाती हूँ। जब बारिश हुई तो मुझे जामुन खाने का मन हुआ और जामुन खाने के लिए मैं इस गाँव में आ गई। इस बारिश में जामुन खाने मुझे इतने अच्छे लगेंगे, मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे मारो मत, मैं कोई बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। मुझे तो बस जामुन पसंद है। चुड़ैल की ये बात सुनकर गांव का मुखिया उससे कहता है, देखो, अगर तुम्हें जामुन पसंद है तो हम तुम्हें हर रोज एक टोकरी जामुन दे देंगे, लेकिन इस तरह हमारे जामुन के बागों को बर्बाद मत करो। ये सुनने के बाद चुड़ैल उनकी बात मान लेती है, जिसके बाद चुड़ैल कहती है, ठीक है, तुम मुझे एक टोकरी जामुन दे दिया करना। इसके बदले में मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करूंगी और कभी किसी बुरे साए को इस गांव में आने नहीं दूंगी। उस दिन के बाद से गांव वाले चुड़ैल को एक टोकरी जामुन दे दिया करते और बदले में चुड़ैल उनकी गांव की रखवाली करने लगती है। मॉडलिंग करने वाली सास बहू। सुजाता अपने पति बांके और बेटे अंकुश के साथ दिल्ली शहर के दिलशाद गार्डन क्षेत्र में रहती थी, जहां पति एक सरकारी मुलाजिम था
वहीं अंकुश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। सुख समृद्धि की भी कोई कमी घटी नहीं थी। एक सवेरे उनके घर भारद्वी नाम की एक लड़की की तस्वीर आती है। लड़की तो बड़ी ही रूपवती और गुणी है। सभी फौरन रिश्ते की खातिर हामी भर देते हैं। भारद्वी बहू बनकर ससुराल आ जाती है, जहां दोनों सास बहू के बीच सखी सहेलियों सा रिश्ता कायम हो जाता है, जिसे देख बांके कहता है, ये सब क्या है सुजाता? क्या हुआ जी? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? मैंने गांव देहात से बहू इसलिए ब्याही है ताकि वो हमारे काबू में रहे। तुम सास हो उसकी, फिर ये सखी सहेली सी अटखेलियां दिखाकर तुम क्यों उसे हवा दे रही हो? बहू बिटिया पतंग की तरह होती है, उन्हें जरा सा ढील दोगी तो डोर हाथ से छूटने में जरा भी देर नहीं लगती। बाकी सुजाता को अपना दबदबा दिखाकर कमरे से बाहर की ओर चला जाता है, मगर भारद्वी उनकी सारी बातें सुन लेती है। माँ जी, ससुर जी का ये रुझान एकदम गलत है। गलत मैं हूँ बहू। तेरे आने के बाद मैं चहकने लगी थी। उन्हें मेरा खिलखिलाना पसंद ही नहीं। सासू माँ, आपको पता है, रो रो कर आपकी नाक पकोड़े जैसी लाल हो गई है। भारद्वी की बात सुनकर सुजाता हंस पड़ती है। सवेरे घर के पुरुषों के काम पर जाते ही भारद्वी कहती है, माँ जी चलो, आज हम टीवी और पॉपकॉर्न के मजे लूटेंगे और खुलकर जिएंगे। दोनों टीवी पर चल रहे एक मॉडलिंग शो में खो जाती हैं कि सुजाता की नम आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। माँ जी, ये आंसू क्यों? मन ही मन कुड़ने से अच्छा मुझे अपने दिल की बात साझा कीजिए ना। कुछ नहीं बहू, पति और बच्चे के सपने को पूरा करते करते मेरा खुद का सपना अधूरा रह गया। वो सपना मॉडलिंग था ना? तुझको कैसे पता बहू, क्योंकि हम दोनों का सपना एक ही है। जो दर्द मेरे दिल में कोने में बंद है, उसकी जकड़न मैंने आपके भीतर भी महसूस की है माँ जी। शादी से पहले मॉडल बनना चाहती थी, मगर हमारे जमाने में इतनी आजादी कहाँ थी कि घर की बेटियों को बंबई भेजा जाए। खैर, मॉडल की उपाधि तो मिली नहीं। अब मॉडलिंग शो को देखकर ही अपने सपने को जी लेती हूँ। मगर अब मैं तेरे मॉडलिंग के सपने को साकार जरूर करूंगी। माँ जी, हम दोनों साथ मिलकर मॉडलिंग करेंगे, मंजूर है? रात में जब दोनों के पति घर लौटते हैं तो वो अपने मॉडलिंग करने की बात को उनसे साझा करती है कि अचानक, दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों सास बहू का, मॉडलिंग करने को चली हैं। आर यू आउट ऑफ द माइंड भारद्वी? और माँ, आप? अरे 55 की उम्र में बचपन के शौक पूरे नहीं किए जाते हैं। आप दोनों को अंदाजा भी है कि आपकी इस चीप मॉडलिंग से हमारा इंप्रेशन सोसाइटी में क्या रह जाएगा? अंकुश, 20वीं सेंचुरी में होकर भी तुम 1790 के दशक में जी रही हो। मैं बिना आप दोनों के सपोर्ट के भी माँ जी के सपने को पूरा करके ही रहूंगी। तुम्हारी इन खोखली धमकियों से हम डरने वाले नहीं है बहू। अगली सुबह, सुजाता, भारद्वी बहू, अरे आज कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? ऑफिस के लिए देरी हो रही है। अचानक बांके के कानों में एक गाने की धुन सुनाई देती है। जलवा जलवा फैशन का है ये जलवा, शोहरत का भी है जलवा, दौलत भी है ये जलवा, जलवा। सर पर सरस्वती सवार हो गई है क्या, जो आप दोनों किताबों का बोझा लाद कर घूम रही हैं? अरे मेरे लाल, इसको हम सास बहू की भाषा में मॉडलिंग की प्रैक्टिस करना कहते हैं। आमतौर पर इसे छछूंदरगिरी कहते हैं। मॉडलिंग का बुरा भूत सवार हो गया है तुम दोनों सास बहू पर। ससुर जी, आप से छोड़ भी दीजिए ना। जरा सोचिए, मैं और माँ जी मॉडल बन चुके हैं। हम पूरे जगत में छा चुके हैं। चारों ओर बाहर ही बाहर होगी। मगर मुझे तो बाहर की जगह कबाड़ नजर आ रही है। खुली आंखों से देखे हुए सपने कभी सच नहीं होते भारद्वी। जब तक आप दोनों हम सास बहू को मॉडलिंग की अनुमति नहीं देते, हम अनशन पर बैठ जाएंगे। दोनों सास बहू कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती हैं, मगर सवेरे उन्हें अलग ही मंजर देखने को मिलता है। कुंवारी है तू सोनी है ते मैं भी कवारा, चढ़ दी जवानी हुन लुट दी नजारा, नाल रोटियां पकाए होर मेरे गाने गाए, नाल नाल मित्रा तंदूर अंबरा तो होई ओके मशहूर, नाल रोटियां पकाए हाय मेरे गाने गाए। सास बहू रसोई घर में आकर कहती हैं, ये क्या बंदर की तरह उछल कूद कर रखा है? कौन हो तुम? अगा भाई, मैं काम वाली हूँ, माई सेल्फ शांता, मगर मेरा नवरा प्योर पंजाबी है।
इस वास्ते मेरे को पंजाबी आती जी। ये पैतरा भी फेल हो गया। अब हमारे मॉडलिंग के सपने का क्या होगा? दोनों कानाफूसी करके इस काम वाली को घर से भगा देती हैं। कुछ देर बाद, शांताबाई खाना ले आओ। अरे रसोई घर से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है? शांताबाई। वो तो चली गई। गुस्से में तिलमिलाए दोनों बाप बेटे उठकर दफ्तर चले जाते हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू पूरी सोसाइटी की औरतों को घर में इकट्ठा कर लेती हैं। तभी दोनों बाप बेटे घर आ धमकते हैं और बांके रूखे स्वर में कहता है, अरे ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हारे मॉडलिंग की जिद इस कदर परवान चढ़ गई है कि बिना मेरी इजाजत के तुमने औरतों की टोली जमा कर ली। मॉडलिंग की बात करती हो? देखा है कभी खुद को? एक मॉडल अपने फिगर के लिए जानी जाती है और तुम्हारे इस वजनदार फिगर को देख कोई भी नहीं देगा तुम्हें मॉडलिंग के चांस। मेहता साहब एकदम सही कह रहे हैं। मॉडलिंग के लिए मेंटेनेंस की जरूरत होती है। स्लीप वेल का गद्दा बन चुकी हो तुम। क्यों रुबीना? मॉडल अपने आकर्षक शरीर और पतली कमर से जानी जाती है, मगर तुम्हारा कमर पहले ही कमरा बन चुका है। क्या सोसाइटी है? एक औरत किसी दूसरी औरत के सपने को उड़ान देने की बजाय उसके आश्वासन को खत्म कर रही है। सपने पूरे करने का हक हम सभी को है। फिर क्यों आप जैसे रूढ़िवादी लोग सोच में मोच लेकर पैदा होते हैं, जो खुद तो आगे बढ़ना चाहते हैं मगर दूसरों की खातिर दायरे कायम करते हैं? कैसा दोगला समाज है ना हमारा। भारद्वाज की बात सभी को दबी कुचली सोचों पर कटाक्ष वार करती है, जिसके बाद दोनों के पति उनके सपनों में शामिल होकर कहते हैं, मुझे माफ कर दो सुजाता, मैंने ये देखा ही नहीं कि तुमने मेरे लिए अपने सपने को न्यौछावर कर दिया। डैडी, अब हम मिलकर अपनी बीवियों के मॉडलिंग के इस सपने को साकार करने में भागीदारी दिखाएंगे। दोनों सास बहू मॉडलिंग शो में ऑडिशन देती हैं। हाँ, मुबारक हो, आप दोनों सास बहू के नाम मॉडलिंग शो के 10 कंटेस्टेंट में शामिल किए जाते हैं। दोनों सास बहू ये सुनकर फूले नहीं समाते। तकरीबन 1 हफ्ते के अंतराल के बाद उनका रैंप वॉक होता है, जहां बैलेंस बिगड़ने के चलते सुजाता ऑन द स्टेज मुंह के बल गिर जाती है। प्लीज क्लैप फॉर ऑल मॉडल्स। जजेस, आई रिक्वेस्ट यू, सामने आकर ये बताएं कि कौन है वो चेहरा जो इस मॉडलिंग कंपटीशन को जीत चुका है। हाँ, नाम अनाउंस करने से पहले मेरा सभी मॉडल से एक सवाल है। एक मॉडल के लिए उसका बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है या उसकी फैमिली? सभी मॉडल्स एक एक करके अपना व्यू देती हैं और अंत में भारद्वाज कहती है, एक मॉडल के लिए जितना जरूरी रैंप वॉक में बैलेंस का ध्यान रखना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी परिवार है। उतार चढ़ाव जीवन के तो पहलू हैं। मेरी सास अक्सर कहती हैं, जो भीड़ में गिरकर उठने की ताकत रखता है उसी का परचम लहराता है। एक्सीलेंट भारद्वाज, आज के इस मॉडलिंग कंपटीशन की विजेता है सास बहू की ये जोड़ी। भारद्वाज अपनी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए और मिसेस सुजाता मेहता अपने विचारों से फतेह हासिल कर चुकी हैं। अंत में दोनों सास बहू के मॉडलिंग का सपना साकार हो जाता है। दोस्तों, डर को सोचकर पीछे हटकर नहीं, मगर जो अंत तक डटकर मैदान में बना रहता है, जीत उसकी ही होती है। मालगाड़ी पर चुड़ैल का कब्जा। सलोनी और वरुण स्टेशन जाने के लिए निकल चुके थे। दोपहर के 2 बजे वो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। तभी स्टेशन पर जैसे ही मालगाड़ी आती है, वैसे ही मौसम का रुख बदलकर काला आसमान हो जाता है। ये देखकर लोग अचंभित होकर कहते हैं, अरे भला ये मौसम कैसे बदल गया? ऐसा लग रहा है जैसे रात के 12 बज रहे हो। बिल्कुल सही कहा तुमने, पर ये हुआ कैसे? अरे गॉड नोज, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। तभी स्टेशन पर तेज आंधी चलने लगती है। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं मालगाड़ी में से कुली बोरी उठाकर जब ले जा रहे थे तो उसमें से खून टपक रहा था। ये देखकर सलोनी डर जाती है और कहती है, बचाओ बचाओ, खून खून, हटाओ उसे यहाँ से। सलोनी, सलोनी, क्या हुआ तुम्हें? तुम घबरा क्यों गई हो? वो देखो, वो रहा, वो कुली उन मालगाड़ी से जो बोरी निकाल रहा है, उससे खून निकल रहा है। सलोनी के कहने से जब वरुण उन बोरियों की तरफ देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सलोनी, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वहां पर कुछ भी नहीं है। तुम पानी पियो, वैसे भी हमारी ट्रेन को आने में आधा घंटा है। ठीक है। मालगाड़ी से जब सारा सामान उतर जाता है तो ट्रेन चालक कुलियों से कहता है, अरे भाई, तुमने सारा सामान उतार दिया ना यहाँ पर? हाँ साहब, सारा सामान उतार दिया, बस एक बोरी बची है। ठीक है, उस बोरी को भी वहां से उतरवा कर वहीं रखवा दो और अगले स्टेशन पर
दूसरे अनाज की बोरियां रखवानी है, जल्दी करो। जी साहब। ट्रेन चालक की बात सुनकर जब वो कुली उस मालगाड़ी से आखिरी बोरी उतारने जाता है तो एक बूढ़े व्यक्ति को उस कुली के कंधों पर एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है, जिससे वो बूढ़ा व्यक्ति डर जाता है। अरे अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे एक चुड़ैल कुली के कंधे पर बैठी है। अरे बचाओ बचाओ, इस स्टेशन पर भूतनी और चुड़ैल है। लगता है तूने मुझे देख लिया, आ रही हूँ मैं तेरे पास। अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ कोई मुझे, अरे मेरे पास चुड़ैल आ रही है। वो बूढ़ा व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर आसपास के लोगों को बताता है, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता, क्योंकि किसी को कोई चुड़ैल दिखती ही नहीं। ये सिर्फ उस बूढ़े व्यक्ति को दिख रही थी और इतने में वो चुड़ैल उस बूढ़े व्यक्ति का गला काटकर मार डालती है। मौजूद लोग उसकी मौत देखकर अचंभित हो जाते हैं। अरे ये हमसे क्या हो गया? वो बूढ़ी बाबा हमें बुलाए जा रही थी और हम किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। इसका मतलब सच में इस जगह कोई बुरी शक्ति है। तुम सही कहती हो बेटा, चलो चलते हैं। उसके ये कहते ही आसपास के लोग भागने लगते हैं। वहीं चुड़ैल उस कुली के पास जाती है जहां वो बोरी उठाकर अपने कंधे पर रखता है। इतने में उस मालगाड़ी का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और उस मालगाड़ी की लाइट्स जलने बुझने लगती हैं। ये देखकर वो कुली डर जाता है और घबरा कर कहता है, ये क्या हो रहा है अचानक से? अरे अभी तो गाड़ी की लाइट सही थी, अब ये जलने बुझने क्यों लग गई और दरवाजा भी बंद हो गया। खोलने की कोशिश करता हूँ। ये कहते ही कुली मालगाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं खुलता। तभी चुड़ैल कहती है, पूरी जान लगा देगा, तब भी तुझसे ये दरवाजा नहीं खुलेगा। कौन है यहाँ जो मुझे जाने नहीं दे रहा? अरे अरे खोले से। मुझसे इंट्रोडक्शन करना चाहता है तो ले, मैं आ गई। चुड़ैल, अरे अरे छोड़ दो मुझे जाने दो। क्यों मुझे यहाँ बंद कर दिया है? अरे मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? तुम तो मुझे जानते हो ना। ओहो, अब भी नहीं पहचाने क्या? चलो मैं याद दिलाती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल उसे कुछ ऐसा बोलती है जो उस कुली को याद आ जाता है और वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम वापस कैसे आ सकते हो? हमने तो तुम्हें ठिकाने लगा दिया था। नहीं, तुम वो नहीं हो, जरूर कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ। बताओ कौन मजाक कर रहा है? कौन हो तुम? मेरे पास क्या एक यही काम है कि तुझे मैं यकीन दिलाते फिरूं? मारने आए हो तुझे, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहते ही चुड़ैल बेरहमी के साथ उसे मार देती है। आखिर ये चुड़ैल कौन थी जिसे देखकर ये कुली डर जाता है और क्यों वो उसे मार देती है? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही स्टेशन पर मौजूद वो लोग जो चुड़ैल की हरकतों को महसूस कर पा रहे थे, चुड़ैल उन्हें भी मार डालती है। और जब मालगाड़ी दूसरे स्टेशन पर जाती है तो चुड़ैल वहां के मालगाड़ी में सामान रखने वाले कुलियों को भी मार डालती है। अगले दिन मालगाड़ी जब उसी स्टेशन पर वापस आती है तो उसे दो कुली रमेश और नरेश दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें भी मालगाड़ी में बंद कर गुस्से से पटकती है। उन्हें लाइट बंद करके डराती है, फिर सामने आकर कहती है, तो कैसे हैं आप लोग? ये डेकोरेशन अच्छी लगी, मेरा मतलब है लाइटिंग। तुम डरे तो नहीं लाइट जलने बुझने से? तुम वापस कैसे आ सकते हो? हमने तो तुम्हें मार दिया था ना? हाँ, मार दिया था, इसीलिए अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। और अब तुम्हें मैं इसी तरह मारूंगी जैसे तुमने मुझे मारा था। देखो हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो जाने अनजाने में हमसे हो गया था। मुझे माफ कर दो, हमें छोड़ दो। मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते ही सुरेश उस मालगाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर उससे नहीं खुलता। मालगाड़ी में कोई शीशा नहीं था जो वो बाहर के लोगों से मदद मांग सके, इसलिए वो पास से लोहे की रॉड से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी वो दोनों भाग जाते हैं। ये भाग कैसे गए? कैसे खुल गया इनसे ये दरवाजा? मार डालूंगी इन्हें। ये बोलते ही चुड़ैल उन्हें पकड़ने के लिए भाग जाती है। वो दोनों कुली भी पब्लिक में जाकर छुप जाते हैं। प्लीज हमें बचा लीजिए, हम लोग को बचा लीजिए, वरना ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। अरे क्या चुड़ैल? हाँ प्लीज हमें बचा लीजिए।
कहाँ छुपे बैठे हो डरपोक लोग? पल्लों की आड़ में, औरतों के पीछे क्यों छुप रहे हो? सामने आओ, जैसे उस दिन सामने आए थे। अगर कोई भी उन दोनों को बचाएगा तो मैं उसे भी मार डालूंगी। अरे तुम उन मासूम लोगों को क्यों मारना चाहती हो? आखिर क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? इन दोनों ने मुझे बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला था, इसीलिए मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। उस दिन की बात है, मैं बहुत गरीब थी। अपने बच्चों के लिए जैसे तैसे मुझे कुली की नौकरी मिल गई और मैं काम करने लग गई। जैसे तैसे बोरी उठाकर मालगाड़ी से सामान उतार लिया करती थी। तभी ये तीनों कुली मेरे पास आए। अरे भला किसी नाजुक कमसिन औरत पर ये बोरी उठाने वाला काम शोभा देता है क्या? और क्या, क्यों कर रही हो ये नौकरी? अच्छा खासा मैंने अपने दोस्त के लिए बात कर ली थी, लेकिन अधिकारियों ने इसको काम पर रख लिया और मेरा दोस्त रह गया। बेहतर होगा तुम ये नौकरी छोड़कर चली जाओ। देखिए, ये काम मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, मजबूरी में। बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ नौकरी मिली है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। अरे ये ऐसे नहीं मानेगी, चलो। ये बोलकर तीनों चले जाते हैं। रात के समय स्टेशन पर कोई भी नहीं था। शालू बचा हुआ सामान मालगाड़ी में रख रही थी। तब तीनों आकर मालगाड़ी को बंद कर देते हैं और जोर जबरदस्ती करके उसे मार डालते हैं। शालू के मरने से तीनों डरकर उसकी लाश को मालगाड़ी की बोरी में ही डाल देते हैं, जिससे किसी को भी उन पर शक न हो, और मरने के बाद वो चुड़ैल बन जाती है। तब से मेरी आत्मा उस मालगाड़ी में भटक रही है। जब तक मैं इनको नहीं मार लेती, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे इन दोनों कुलियों ने इस लड़की के साथ बहुत नाइंसाफी की है। पकड़ो इन्हें और मारो। नहीं, ये मेरे शिकार हैं, मैं ही इन्हें मारूंगी। ये कहते ही चुड़ैल बेरहमी के साथ उन दोनों को मार डालती है, जिसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।